युन चे को अतीत में अनगिनत अवसर मिले थे, लेकिन कोई भी अवसर इतना आसान और इतना भारी नहीं था। आखिरकार यह उपहार किलिन के स्वभाव और विधर्मी भगवान नी जुवान के प्रति उनकी कृतज्ञता और सम्मान द्वारा समर्थित था। युन चे को किलिन भगवान के साथ छेड़छाड़ करने के लिए थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन उसने तुरंत उस भावना को खत्म कर दिया। जब तक वह रसातल में है, उसे स्वयं को किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। उसे हर समय अपने मन की स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए। ये भाग्य पर निर्भर है कि आपका शरीर मेरे मूल रक्त और मूल मज्जा के साथ कितना संगत है। एक साधारण व्यक्ति को इन्हें परिष्कृत करने में 1 दशक से अधिक समय लगेगा तथा एक विशेष रूप से अनुकूल व्यक्ति को कई वर्ष लगेंगे। लेकिन चूंकि आपके पास तत्वों का सृजन देवता है, गहरी नसें, कुछ महीने ही आपको चाहिए। मैं इसे कुछ ही दिनों में परिष्कृत कर सकता हूं। युन चे ने लुप्त होती आंखों की ओर जोर से सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा। चिंता मत करो सीनियर किलिन, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि किलिन भगवान का वंश आदिम अराजकता में सबसे उज्ज्वल प्रकाश चमकाए। उन्होंने रसातल के स्थान पर विशेष रूप से आदिम अराजकता कहा। बहुत अच्छा। जब दिव्य प्रकाश पूरी तरह से मंद हो गया तो किलिन देवता मुस्कुराए और अपने पीछे केवल 2 चट्टानी प्राचीन आंखें छोड़ गए। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, हालांकि मुझे लगता है कि मुझे कुछ चिंताएं हैं। युन चे ने ऊपर देखा। वरिष्ठ महोदय, कृपया मुझे अपनी चिंताएं बताएं। एक लंबी चुप्पी के बाद अंततः किलिन देवता बोल पड़े। देवताओं और शैतानों के बीच युद्ध के दौरान मेरी किलिन देवता जाति का अधिकांशतः नरसंहार कर दिया गया था और मेरे पूर्वज सच्चे किलिन देवता को पूर्ण आरंभ के ईश्वर क्षेत्र में धकेल दिया गया था। वह घिरा हुआ था, फिर भी शैतान देवताओं के हाथों नष्ट होने को तैयार नहीं था। वह और मेरी जाति का जो कुछ भी बचा था, वह रसातल में कूद गया। उन्हें लगा कि वे आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इसके बजाय उन्हें एबिसल सम्राट ने बचा लिया। युन चे के कुछ प्रश्न तब हल हो गए। वह सोच रहा था कि किलिनों को रसातल में क्यों धकेल दिया गया, जबकि केवल सच्चे देवताओं को ही इस तरह से मृत्युदंड दिया जाएगा जिन्होंने अक्षम्य अपराध किया हो। किलिन्स की प्रकृति को जानते हुए वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वे ऐसा अपराध करेंगे। जैसा कि बाद में पता चला, ये स्वैच्छिक आत्महत्या थी। हालांकि अथाह धूल का क्षरण एक अपरिहार्य दुष्स्वप्न था। जो लोग पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए हैं वे अथाह जानवरों में बदल जाएंगे जो विनाश के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। शब्दों में उस दर्द और निराशा का वर्णन नहीं किया जा सकता जो मैंने महसूस किया जब मेरा प्रिय, मेरा परिवार, मेरे सम्मानित वरिष्ठ नागरिक और मेरी जाति धीरे धीरे राक्षसों में बदल गई। मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह सिर्फ मरने से लाख गुना बदतर था। अब भी वह दुष्स्वप्न मुझे गहराई से परेशान करता है। यदि मेरे पूर्वज ने मुझे जीने की आज्ञा न दी होती, यदि मैं किसी चमत्कार की प्रतीक्षा न कर रहा होता, तो मैं बहुत पहले ही दूसरी दुनिया में चला गया होता। युन चे सांत्वना के कोई शब्द नहीं बोल सका। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने उसी तरह का दर्द महसूस किया था, इतना बुरा दर्द कि एक बार उसने जीने की इच्छा पूरी तरह से खो दी थी, उसे यकीन था कि किलिन भगवान की निराशा केवल बदतर हो सकती है। वह कभी भी उस स्तर के दर्द के प्रति सहानुभूति नहीं रख पाएगा और इसलिए उसे सांत्वना के कोई शब्द कहने का अधिकार नहीं था। कुछ ही पीढ़ियों में किलिन देव जाति अंत तक मर गई और केवल मुझे और मेरे पूर्वज को पीछे छोड़ गई। मेरे पूर्वज अत्यंत शक्तिशाली थे। वह आज के 6 देवताओं के राज्य के 7 देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि उस समय रसातल भी आज की तुलना में कहीं अधिक घातक था और रसातल की धूल पहले से ही हम मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हमें नष्ट कर रही है। मेरे पूर्वज जितने भी शक्तिशाली थे, वे अपनी शक्ति और शरीर को तब तक खोते रहे जब तक कि वे सच्चे ईश्वर क्षेत्र से दिव्य सीमा क्षेत्र तक नहीं गिर गए। उस समय उनके शरीर का 90% से अधिक हिस्सा अथाह धूल से दूषित हो चुका था। युन चे दंग रह गया। अपनी चेतना को बनाए रखने में सक्षम होना और यहां तक कि अथाह धूल में अपना 90% से अधिक हिस्सा खो देने के बावजूद दिव्य सीमा क्षेत्र में बने रहना, उस समय ये पैतृक किलिन भगवान कितना मजबूत था। उसने किलिन भगवान को बाधित नहीं किया। इसकी जीवन आभा अभी भी अविश्वसनीय दर से नष्ट हो रही थी और किलिन पवित्र महल भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। ये सब इस बात का संकेत था कि किलिन परमेश्वर के पास ज्यादा समय नहीं बचा था।
मौलिक बीज सबसे पहले मेरे पूर्वज को प्राप्त हुआ था। अगर उसने इसे अपने तक ही सीमित रखने का फैसला किया होता तो मुझे यकीन है कि वह लंबे समय तक जीवित रहता। इसके बजाय उसने इसे मुझे देने का फैसला किया। मेरे पूर्वज ने मुझे बताया कि यह स्वर्ग से एक उपहार था कि शक्ति का बीज हम पर आया था, लेकिन अंततः यह इस दुनिया का नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन कोई इसे वापस इसकी दुनिया में ले जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जिस क्षण से उन्हें बीज मिला तब से सही व्यक्ति के आने तक इसकी रक्षा करना हमारा अंतिम कर्तव्य बन गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या किया, हमें इसे किसी दुर्भावनापूर्ण प्राणी के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहिए और गंदगी और पाप से दागदार नहीं होने देना चाहिए। युन चे इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। प्राचीन किलिन देवता बहुत समय पहले देव क्षेत्र में विलुप्त हो गए थे। उनकी विरासत या उनके वंश का एक टुकड़ा भी आज तक नहीं बचा था। यही कारण था कि किलिन अपने नेता के रूप में क्यूई त्यानली के नेतृत्व वाले इन किलिन की पूजा करते थे। प्राइमल केस में हर दूसरा किलिन सिर्फ एक साधारण किलिन था। किलिन देवताओं के संबंध में कुछ अभिलेख थे और ये बताना कठिन था कि क्या सच था और क्या झूठ। हालांकि उन सभी में एक समानता थी और वही ये कि किलिन ईश्वर अस्तित्व में था, सबकी रक्षा के लिए। यही कर्तव्य है जिसके कारण मेरे पूर्वज चाहते थे कि मैं जीवित रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा उन्होंने मुझे अंतिम आदेश भी दिया। वह चाहता था कि मैं उसे मार डालूं, इससे पहले कि वह पूरी तरह से अथाह धूल से क्षत विक्षत हो जाए। युन चे ने आह भरी। आप अंततः ऐसा नहीं कर सके, है ना? आप सही हैं। मेरे पूर्वज ने अपनी सारी सुरक्षा कम कर दी थी ताकि मैं उसे मार सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। उस दिन को सैकड़ों हजारों साल हो चुके थे, लेकिन किलिन भगवान की आवाज अभी भी गहरे दर्द से रंगी हुई थी। उसने दावा किया कि उसे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन केवल इतना पता है कि उसे इस विशेष निर्णय पर पछतावा है या नहीं। अंत में मैंने अपने पूर्वज को मार गिराने और उसे अंतहीन कोहरे में ले जाने का फैसला किया। नोवल नेप्सिलॉन एक्स सीओमाइक्रोनेम। अब तक युनचे को पता चल गया था कि किलिन भगवान की अंतिम चिंता क्या थी। वह नहीं जानता था कि किलिन परमेश्वर ने सही चुनाव किया है या नहीं। तर्कसंगत रूप से किलिन भगवान को अपने पूर्वज को मार देना चाहिए था, लेकिन वह उसका पूर्वज था जिसने स्वेच्छा से उसके लिए जीने का मौका छोड़ दिया था। इस बारे में ये तर्कसंगत कैसे हो सकता है? उसे बेहोश करके और अंतहीन कोहरे में ले जाकर अंततः वह ये दिखावा कर सका कि उसका पूर्वज किलिन देवता अभी भी दूसरे रूप में जीवित है। युन चे ने पूछा, क्या पैतृक किलिन देवता अभी भी अंतहीन कोहरे में मौजूद है? ये सही है, किलिन भगवान ने उत्तर दिया। वह अंतहीन कोहरे में सबसे मजबूत अथाह जानवरों में से एक है। युन चे, मेरे पूर्वज एक महान दयालु किलिन थे जो जीवन भर अपने विश्वासों, सुरक्षा और दयालुता से कभी नहीं डगमगाए। यहाँ तक कि जब वह अपने सबसे मजबूत रूप में था, तब भी वह सबसे छोटे और सबसे कमजोर निर्दोष लोगों को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था। आज भगवान ही जानता है कि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध कितने निर्दोष गहन चिकित्सकों को मार डाला है। उस समय वह सबसे सम्मानित किलिन था, चाहे वह इस दुनिया में हो या दूसरी दुनिया में। आज उनके नाम पर केवल बदनामी ही बची है। ये सब मेरी गलती है। मैंने अपने पूर्वज के विरुद्ध गंभीर पाप किया है और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं परलोक में उसका सामना कर सकूं। तो युन चे ने कहा, आप चाहते हैं कि मैं उसे मुक्त कर दूं अगर मैं अंतहीन कोहरे में उसका सामना करूं? अब तक किलिन देवता की विशाल पुतलियां छोटी छोटी दरारों तक सिमट गई थीं और उनकी आवाज बुझती मोमबत्ती की लौ की तरह क्षणभंगुर लग रही थी। मैंने केवल उतना ही चुकाया है जितना मुझ पर बकाया था। आप पर मेरा कुछ भी बकाया नहीं है, इसलिए मुझे ये कार्य आपको सौंपने का कोई अधिकार नहीं है। मैं केवल भीख मांग सकता हूँ। मैं करूँगा। युन चे ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अगर एक दिन मैं इतना मजबूत हो जाऊं कि आप जो कहें वह कर सकूं, तो मैं उसे वह नींद देने का वादा करता हूं जिसका वह हकदार है। किलिन भगवान की आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं और धीरे धीरे गायब हो गईं। कुछ अंतिम फुसफुसाहटें युन चे की आत्मा में प्रवेश कर गईं। मेरा धन्यवाद व्यक्त करने के लिए 1 लाख शब्द पर्याप्त नहीं है। मैं पहले से ही अपने जीवनकाल के अंत के करीब था।
भले ही मैंने आपको बीज वापस नहीं किया था, इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एबिसल सम्राट को बेईमानी का संदेह है, या बल्कि मुझे यकीन है कि वह बहुत समय पहले मेरे बारे में भूल गया है। याद रखें, ये गुप्त क्षेत्र 6 घंटे में ध्वस्त हो जाएगा। अब जाओ, तुम्हारा भविष्य मेरे पूर्वज के प्रकाश जितना उज्जवल हो। एक अंतिम पीली चमक के बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। किलिन पवित्र महल जिसने सब कुछ अलग थलग कर दिया था, वह भी पूरी तरह से गायब हो गया। वह बाहरी दुनिया में वापस आ गया था जहां रेत और धूल का बोलबाला था, लेकिन अचानक एक बड़ा परिवर्तन उन पर हावी हो गया। रेत में पृथ्वी आत्माओं ने अचानक नृत्य करना बंद कर दिया। इसके बजाय वे घबराहट में इधर उधर तैरने लगे, जैसे कि वे किसी चीज से डर गए हों। युनचे के पैरों के नीचे की तेज रेत ने भी अचानक अपनी एकजुटता खो दी। फिर यह नीचे की ओर डूबने लगा। पहले तो ये बहुत धीरे धीरे डूब रहा था, हालांकि धीरे धीरे इसकी गति इतनी बढ़ गई मानो नीचे एक विशालकाय जबड़ा हो जो सारी रेत खा रहा हो। भगवान जाने कितने वर्षों से मजबूती से खड़े चट्टान के खंभे एक एक करके टूटने लगे। यह एक आपदा की शुरुआत का जोरदार संकेत था। जब से युनचे ने पृथ्वी बीज को पुनः प्राप्त किया था, इस संसार में पृथ्वी तत्व ने अपना स्रोत और व्यवस्था पूरी तरह खो दी थी। चूंकि किलिन ईश्वर का जीवन किलिन ईश्वर क्षेत्र के अस्तित्व से जुड़ा था, इसलिए इसकी मृत्यु का अर्थ इस संसार की मृत्यु भी था। जैसा कि कहा गया है, युनचे से निकला मूल रक्त और मूल मज्जा एक सौम्य अवरोध से ढका हुआ था, जिसके नष्ट होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। युनचे ने सावधानीपूर्वक वस्तुओं को स्काई पॉइजन पल में जमा कर दिया और उस दिशा में गहराई से झुक गए जहां कभी किलिन भगवान थे। फिर वह पश्चिम की ओर उड़ गया जहां निकास स्थित था। अभी उसका एकमात्र कार्य किलिन देव क्षेत्र को छोड़ना और एक सुरक्षित स्थान ढूंढना था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्हें आने के एक दिन बाद भी अपने प्रस्थान के बारे में कैसे बताना चाहिए, तो यह आसान था। वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। वो क्या है? ये पतन सिर्फ किलिन देव क्षेत्र के विश्राम स्थल पर ही नहीं हो रहा था। ये किलिन देव क्षेत्र में हर जगह हो रहा था। सुदूर दक्षिण में लोंगजियांग रेत और धूल से उड़ते हुए धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा था। वह खतरनाक समुद्र में जीवित रहने की कोशिश कर रही एक नाव की तरह लग रही थी। हालांकि न तो एकांत और न ही खतरे के कारण वह जरा भी पीछे हट सकती थी। उत्तर पूर्व की ओर पीली किलिन रोशनी अचानक समृद्ध हो गई और कहीं से भी एक विशाल महल प्रकट हुआ। ये सोचकर कि उसे किलिन देवता ने खोज लिया है, वह वहीं रुक गई और बहुत देर तक हिली नहीं। हालांकि किसी आभा ने उसे छूने की कोशिश नहीं की और कुछ समय बाद उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया। इस बार वह पहले से भी अधिक धीमी और सावधान थी। जब महल की रोशनी अचानक मंद हो जाती तो वह कुछ देर और चमकता रहता। यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये पूरी तरह से फीका न पड़ जाए। पूरे पूर्वी आकाश को घेरने वाली पीली किलिन रोशनी भी गायब हो गई थी। वह वहीं रुक गई और इस बार वह फिर नहीं हिली। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रकाश के लुप्त होने का मतलब था कि किलिन देवता मर चुका था। मानो अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसने देखा कि पृथ्वी की आत्माएं घबरा रही हैं और तेज रेत धीरे धीरे नीचे की ओर डूब रही है। उसकी आत्मा पृथ्वी की आत्माओं की तरह व्याकुल हो गई और उसका हृदय तेज रेत की तरह डूब गया। एक गहरा दर्द, असहायता और निराशा धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। क्यों? आज ही क्यों? मैं बहुत करीब था। क्या मैं अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दूंगा? इसी समय उसकी नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। इसके साथ एक आभा भी थी जिससे लोंगजियांग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सपना देख रही हो। ये चमक जमीन के अंदर गहराई में छिपी हुई थी। इसका प्रकाश और इसकी आभा पृथ्वी के तत्वों की प्रचुर मात्रा से छिपी हुई है। लेकिन अब वह व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी और रेत तेजी से नीचे की ओर डूब रही थी। अंततः उसकी उपस्थिति का पता चला। वह बहुत दूर था, फिर भी उसकी आंखों ने दिव्य प्रकाश को स्पष्ट रूप से पकड़ लिया। ये सिर्फ धूल नहीं थी जो किसी की दृष्टि को अस्पष्ट कर रही थी। वहां मोटी अथाह धूल भी थी जो व्यक्ति की आध्यात्मिक अनुभूति और आभा को बहुत कम कर देती थी। हालांकि इन सब के बावजूद वह आभा को महसूस कर सकती थी और देख सकती थी। अविश्वसनीय खुशी ने एक पल में उसके दर्द की जगह ले ली।
अब खुद को छुपाने की परवाह न करते हुए उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और सीधे प्रकाश की ओर दौड़ पड़ी। इसी समय हेलियन साम्राज्य, किलिन उपासना गठबंधन, बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय भी गुप्त क्षेत्र के अचानक पतन से स्तब्ध रह गए। उन्हें नहीं पता था कि यह ढह रहा है, केवल इतना पता था कि दुनिया अचानक अव्यवस्था में पड़ गई है। जब वे परिवर्तन के स्रोत का पता लगाने का प्रयास कर रहे थे तो पूर्व से आए एक शक्तिशाली आभा ने चाकू की तरह सभी की इंद्रियों को चुभो दिया। जब आभा उनके शरीर में प्रवेश करती थी तो उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उनकी इंद्रियां पहले की तुलना में कई गुना अधिक स्पष्ट हो गई हैं। उन्हें इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि उनकी पृथ्वी की गहन ऊर्जा अचानक अपने आप प्रसारित हो गई, मानो वे अपने आनंद को नियंत्रित नहीं कर सकते। वह क्या है? हेलियन जुए, झाई केक्सी, वान ली और जिमिन बोरो सभी बहुत स्तब्ध दिखे। जब उन्होंने पूर्व की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि एक हल्की लेकिन स्पष्ट पीली रोशनी उनकी आत्माओं में घुस गई है। यह इतना शुद्ध कैसे है कि हम इसे इतनी दूर से भी महसूस कर सकते हैं? जिमेन बोरोग अविश्वास में चिल्लाया। जैसे ही उसने ये कहा, चारों लोगों ने बिल्कुल वही शब्द सोचे। क्या ये हो सकता है? कुजियान ने धीरे से कहा, आत्मा को शुद्ध करने और हजारों किलोमीटर दूर से गहरी नसों को हिलाने के लिए ये केवल पौराणिक हो सकता है। किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड। बूम! जैसे ही जिमेन बोरोग, वान लेई और झाई केक्सी पूर्व की ओर फटे, एक तेज दरार आ गई। हेलियन जुए की गति धीमी थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है तो उसने भी एक अजीब सी चीख निकाली और पूर्व की ओर भाग गया। हमें उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है। बाकी आप लोग जहां हैं वहीं रहें। बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय के 3 सबसे मजबूत बुजुर्गों ने 3 नेताओं का पीछा करने से पहले आदेश दिया। थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय और किलिन वर्शिप एलायंस के सबसे मजबूत लोग भी यही काम कर रहे थे। जहां तक हेलियन साम्राज्य का प्रश्न है, कुजियान हेलियन जुए के अलावा सबसे शक्तिशाली गहन अभ्यासी था। बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय में 3 अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के बुजुर्ग थे, और यहां तक कि किलिन उपासना गठबंधन के मुख्य हॉल मास्टर भी अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के गहन अभ्यासी थे। भले ही हेलियन जुए पहले किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन इसकी अत्यधिक संभावना नहीं थी कि वह इसे दूसरों से बचा पाएंगे। इसीलिए उसके पास अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही कुजियान कार्रवाई करने वाला था, मो कैंगेंग उसके बगल में दिखाई दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मास्टर। कुजुआन एक पल के लिए झिझका, लेकिन उसके पास समय नहीं था। उसने सिर हिलाया, मो कैंगेंग को पकड़ लिया और पूर्व की ओर उड़ गया। मास्टर, नौवां वरिष्ठ भाई। हेलियन लिंगजू की आवाज 1 दर्जन से अधिक गहन ऊर्जाओं के विस्फोटों से पूरी तरह से ढक गई थी, इसलिए वह अन्य शिष्यों के साथ असहाय होकर केवल पूर्व की ओर ही देख सकती थी। युनचे पश्चिम में, लोंगजियांग उत्तर में, और 4 प्रमुख गुट पूर्व से थे, और वे सभी पीले रंग की चमक की ओर बढ़ रहे थे। श्युनचे ने अपनी गति कम करने की कोशिश नहीं की। चूंकि किलिन देव क्षेत्र के पूर्वी हिस्से को अन्वेषण से मना किया गया था, इसलिए यह बेहद संभावना नहीं थी कि कोई इस क्षेत्र में कदम रखेगा। भले ही कोई इस हंगामे से प्रभावित हो गया हो, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह पहले ही अपना उद्देश्य हासिल कर चुका था। वह खुद से ध्यान हटाने के लिए जो भी झूठ बोलना चाहता था, बना सकता था। ऐसा तब तक था जब तक कि हाफ सटेप डिवाइन एक्सटिंक्शन रियल्म के गहन अभ्यासकर्ताओं के एक पूरे समूह की आभा उसकी इंद्रियों में प्रवेश नहीं कर गई। उन्होंने उनमें से 11 की गिनती की, जो कि उन सभी अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र विशेषज्ञों की संख्या के साथ मेल खाती थी, जिन्होंने किलिन देव क्षेत्र में प्रवेश किया था। यूचे निश्चित रूप से जम गए। 11 आभाएं सीधे उसकी ओर आ रही थीं, और उनमें से हर एक तेज गति से उड़ रही थी, जैसे कि वे अपने कट्टर दुश्मनों का पीछा कर रही हों। उसका दिल बैठ गया। क्या हो रहा है? क्या मैंने गलती से कुछ बता दिया? एक पल के लिए उन्होंने इस संभावना पर विचार किया कि इस स्थान के पतन और विकृति ने किसी तरह किलिन भगवान के साथ उनकी बातचीत को गुप्त क्षेत्र के हर कोने में प्रसारित कर दिया था। यदि वे जानते कि उनके पास तत्वों के सृजन देवता की विरासत है, तो वे निश्चित रूप से बिना किसी दूसरे विचार के उसके पीछे आएंगे।
यह अत्यंत असंभव है, लेकिन और क्या बात उन्हें ऐसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकती है? यही वह क्षण था जब उसने महसूस किया कि दक्षिण से एक और आभा पूरी गति से उसकी ओर उड़ रही है। ये लॉन्ग जियांग की आभा थी। किलिंग गॉड कॉन्फ्रेंस में प्रवेश करने के बाद से लॉन्ग जियांग ने अपनी आभा को छिपाने की पूरी कोशिश की थी। ये स्पष्ट था कि वह किसी प्रकार की गुप्त गहन कलाकृति का उपयोग कर रही थी, लेकिन अब वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर रही थी, और उसकी आभा स्पष्ट रूप से ड्रैगन देवता की थी, जो सभी ड्रैगन में सर्वोच्च था। किसी अन्य व्यक्ति को ड्रैगन भगवान को अन्य ड्रैगन से अलग करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन उसे नहीं। संयोगवश मो बेचेन ने जिस पैट्रिक ड्रैगन की बात की थी, वह एक ड्रैगन देवता था। उस समय मो बेचेन ने उल्लेख किया था कि उनकी आभा लगभग पैट्रिक ड्रैगन के समान थी। इसका मतलब ये था कि रसातल के तथाकथित पैट्रिक ड्रैगन वास्तव में अविश्वसनीय रूप से समृद्ध ड्रैगन गॉड वंश वाले ड्रैगन थे। यद्यपि लांग जियांग ने अपनी उपस्थिति को छिपाने में असाधारण रूप से अच्छा काम किया था, फिर भी युनचे के पास मूल ड्रैगन भगवान का खून था। इस तरह जैसे ही उसने उससे संपर्क किया, उसे पता चल गया। वह ये भी बता सकता था कि उसकी वंशावली उससे अधिक समृद्ध हो सकती है। इसलिए वह उन पैट्रिक ड्रैगन में से एक होनी चाहिए जिनके बारे में मो बेचेन ने बात की थी। हालांकि वह निश्चित नहीं था। यही कारण था कि उसने उसे एक दो बार आवाज दी थी, लेकिन अब उसे पक्का पता था कि उसके अनुमान सच थे। युनचे को जल्द ही पता चल गया कि लॉन्ग जियांग सीधे उसकी ओर नहीं उड़ रहा था। वह थोड़ा पश्चिम की ओर कुछ करने का लक्ष्य बना रही थी। 11 अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं के लिए भी यही स्थिति थी। जब उसने उस दिशा में देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह असामान्य पीली रोशनी और आभा का स्रोत था। युनचे का दिल तुरंत शांत हो गया। इससे मैं डर गया। किलिन देव क्षेत्र में पाया जाने वाला एकमात्र खजाना पृथ्वी आधारित खजाना था। यह अविश्वसनीय भी होगा क्योंकि विशेषज्ञ बहुत उत्साहित थे। जब खजाने की बात आई तो किलिन भगवान क्षेत्र का शासन पहले आओ पहले पाओ था। उनकी तात्कालिकता बिल्कुल सही थी। हालांकि लॉन्ग जियांग की तात्कालिकता का कोई मतलब नहीं था। वो एक ड्रैगन भगवान थी, सभी ड्रैगन में सबसे मजबूत ड्रैगन। उसने पृथ्वी की गहन ऊर्जा का भी विकास नहीं किया, तो वह दूसरों की तरह तत्काल कार्रवाई क्यों कर रही थी? कुछ सांसों के बाद दूसरों को युनचे की आभा का एहसास हुआ। युनचे उनके चारों ओर चक्कर लगाने जा रहा था। चूंकि उनका ध्यान पूरी तरह से उस खजाने पर केंद्रित था, इसलिए उसे संदेह था कि वे उसे परेशान करेंगे, चाहे उनमें से कुछ उससे कितनी भी नफरत क्यों न करें। अंत में वह अपने रास्ते पर डटे रहे। जैसा कि अपेक्षित था, उन सभी ने युनचे की आभा को महसूस किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस पर नजर रखने के लिए थोड़ी सी भी आभा नहीं छोड़ी। इससे युनचे की जिज्ञासा दोगुनी से भी अधिक हो गई। आखिरकार वह वहां से उड़ रहा था जहां किलिन देवता रहते थे। उन्हें कम से कम चौंकना और चिंतित होना चाहिए। वह पीली रोशनी क्या है? अनिवार्य रूप से पीली रोशनी ने अंततः सभी के सामने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया। यह एक खिलता हुआ स्पिरिट फूल था जो लगभग 1 मीटर लंबा था। इसमें 4 रत्न जैसी पंखुड़ियां और एक तना था जो पीली रोशनी से बह रहा था। रेत के ऊपर तैरते हुए सभी आकार और आकृति की कम से कम 1000 पृथ्वी आत्माएं उसके चारों ओर नृत्य कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे धूल के बादल भूल गए हों कि इसके चारों ओर कैसे उड़ना है, और यहाँ तक कि इसके नीचे की तेज रेत भी धीरे धीरे बह रही थी, जैसे कि यह आत्मा के फूलों के इस सम्राट को परेशान करने से डरती हो। आह, वह कुजियान के गले से एक कर्कश कांपती हुई आवाज निकली। ये किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड है। मुझे पता था कि यह किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड था। झाई केक्सी अपने फेफड़ों के ऊपर दहाड़ा। ऐसा कोई नहीं था जिसने इस पौराणिक फूल के बारे में न सुना हो। यह इतना बड़ा कैसे है? हेलियन जुए की आंखें ऐसी लग रही थी जैसे किसी भी क्षण उनकी आंखों के गड्ढों से बाहर निकल आएंगी। कुजियान ने अचंभे में बड़बड़ाया, पूर्वज सम्राट एक को प्राप्त किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड केवल 16 सेंटीमीटर लंबा था। यह सोचना कि यह एक पूरा मीटर लंबा होगा। उनके शब्दों ने सभी को उत्साह और सौज वाला मुखियों की तरह विस्फोट करने की इच्छा पैदा कर दी।
उस समय हेलियन कुनलुन ने अपनी बाधा को तोड़ने और अर्ध देवता बनने के लिए 16 सेंटीमीटर लंबे किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड का उपयोग किया था, जिससे हेलियन राजवंश के स्वर्ण युग के हिस्से के रूप में उनका युग मजबूत हुआ। ये भी था कि कैसे किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड किलिन रसातल क्षेत्र में हर किसी की इच्छा की शिखर वस्तु बन गया। यदि 16 सेंटीमीटर लंबा किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड हेलियन कुनलुन को किंवदंती बना सकता है तो यह। कुछ समय तक किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। कपड़े फड़फड़ाने लगे और दांत पीसने लगे। हर कोई अपनी उड़ान में अपनी शक्ति का हर औंस लगा रहा था। निश्चित रूप से वे युन चे और लोंग जियांग की आभा को महसूस कर सकते थे, लेकिन अभी यह कोई चिंता का विषय नहीं था। हालांकि लोंग जियांग के बारे में उनकी राय जल्दी ही बदल गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन स्पष्ट रूप से किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड पर भी निशाना साध रहा था। वास्तव में वह उनसे कहीं अधिक खजाने के करीब थी। किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड और उसके साधकों के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। इसकी शुद्ध दिव्य रोशनी ने एक भौतिक वस्तु की तरह उनकी गहरी नसों पर हमला किया। इससे न केवल उनकी गहन आभा का संचार तेज हो रहा था, बल्कि उनका रक्त भी बहुत तेजी से बह रहा था। यदि इसकी आभा ही उन्हें इस तरह प्रभावित कर सकती है, तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि वे इसे परिष्कृत करें तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। एक बात तो तय है, अर्धदेव क्षेत्र अब स्वप्न नहीं रहेगा। जब दुनिया का सबसे खूबसूरत सपना उनकी पहुंच में था, तभी मोटे भूरे सफेद कपड़ों में लिपटा एक हाथ अचानक उनके सामने आ गया। ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि लोंग जियांग का था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ड्रैगन खजाने से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर था। सभी 11 अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के गहन अभ्यासी एक ही समय में भयभीत होकर चिल्लाए, रुको। उनकी संयुक्त दहाड़ इतनी तेज थी कि उसने आसपास की जगह को भी हिला दिया, लेकिन लोंग जियांग एक पल के लिए भी नहीं रुका। भूरे सफेद बिजली की चमक की तरह वह किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड के पास प्रकट हुई और आगे बढ़ी। 11 अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं के इतने भयभीत होने का कारण ये था कि इस तरह के प्राकृतिक खजाने को इकट्ठा करने में अत्यधिक सावधानी बरती गई थी। यहाँ तक कि सबसे छोटी क्षति भी शक्ति की महत्वपूर्ण हानि का कारण बन सकती है। हालांकि लोंग जियांग स्पष्ट रूप से तैयार था। उसकी उंगलियों के बीच एक विचित्र गहन कलाकृति दिखाई दी और एक अर्ध पारदर्शी अवरोध किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड के चारों ओर पूरी तरह से लिपटा हुआ था। ये तो ऐसे ही चला गया। जिमेन बोरोंग, झाई केक्सी, वान ली, हेलियन जुए सभी 11 विशेषज्ञ वहीं रुक गए। ये काफी धुंधला था क्योंकि रेत और धूल प्रकाश को धुंधला कर रही थी, लेकिन यह उनके रंग जितना गहरा नहीं था। पूर्व की ओर युन चे इत्मीनान से जमीन पर चला गया। भाई युन, तुम यहाँ क्यों हो? कु जियान के पीछे मोकैंडिंग ने युन चे को देखकर अवचेतन रूप से आवाज लगाई। हालांकि उनके सौहार्दपूर्ण अभिवादन से तनावपूर्ण माहौल में जरा भी कमी नहीं आई। युन चे ने उत्तर दिया, ये थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन उत्तर की ओर जाते समय मैं रास्ता भटक गया था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं पूर्व की ओर बढ़ रहा हूं तो मैं तुरंत वापस लौट आया। लेकिन आप, सम्राट और संप्रदाय के बाकी स्वामी यहाँ क्या कर रहे हैं? मो कैंगयिंग ने युनचे को करीब आने का इशारा करने से पहले थोड़ी देर तक ध्यान से चारों ओर देखा। आओ भाई युन, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। युन चे ने सिर हिलाया और शांति से लोंग जियान के पास से निकल गया। फिर वह मो कैंगयिंग और कु जियान के पास खड़ा हो गया। किसी की भी आंखें या आभा उसके शरीर पर नहीं टिकी। वे सभी लोंग जियांग, नोबल नेप्सिलॉन एक्स्ट कॉम पर केंद्रित थे। ये किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड है, मो कैंगयिंग ने ध्वनि संचरण के माध्यम से कहा। इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। हेलियन लिंजू ने इसका उल्लेख तब किया था जब युनचे अपने संरक्षक पूर्वज के बारे में सूक्ष्मता से पूछताछ कर रही थी। इसकी बदौलत वह आदमी आधा भगवान बन गया था। यद्यपि युनचे को इसमें कोई रुचि नहीं थी, फिर भी वह समझ सकता था कि व्यावहारिक रूप से प्रत्येक किलिन रसातल क्षेत्र के गहन अभ्यासी द्वारा इसकी पूजा क्यों की जाती थी। मो कैंगयिंग ने आगे कहा, बस इतना ही नहीं। किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड सम्राट कुनलुन जो अर्ध देवता हुआ करते थे, केवल 16 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन ये पूरे 1 मीटर लंबा था। यह अंतर कई गुना है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे ने भौहें सिकुड़ी और चुपचाप अपनी निगाहें भीड़ पर घुमाईं।
अंततः उसकी नज़र लोंग जियांग पर पड़ी। अंततः उसे समझ में आ गया कि क्यों किलिन रसातल क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वे पागल हो गए हों। वो ये भी समझ गया कि लोंग जियांग खतरे में था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन थी या कौन सा गुट उसका समर्थन कर रहा था। यदि यह कोई अन्य साधारण खजाना होता तो वे इसके पक्ष विपक्ष पर विचार करते और बिना किसी शोर शराबे के इसे छोड़ देते। हालांकि कुछ प्रलोभन तर्क पर विजय पाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे और यह विशेष प्रलोभन उस प्रलोभन से कई गुना बड़ा था जिसने उस समय एक किंवदंती बनाई थी। ये पर्याप्त था कि वे कुछ भी और सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार थे। इसके अलावा ये किलिन देव क्षेत्र था, एक ऐसा स्थान जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग था। यह उसे मारने और इसका दोष गुप्त क्षेत्र के खतरों पर डालने के लिए एकदम सही जगह थी। आदरणीय ड्रैगन, ज़िमेन बोरोव ने शुरू किया, आपने अभी जो लिया वह किलिन गॉड क्षेत्र का अंतिम खजाना था, किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड। यह उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो पृथ्वी की गहन ऊर्जा का विकास करते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह आप जैसे ड्रैगन के लिए एक सजावट है। उनका लहजा और तौर तरीके हमेशा की तरह सम्मानजनक थे, लेकिन उनकी आभा लोंग जियांग पर मजबूती से टिकी हुई थी। अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो किसी को कोई संदेह नहीं था कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला करेगा। तो कृपया किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड हमें दे दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं किलिन उपासना गठबंधन की सभी गहन कलाकृतियां और खजाने आपको सौंप दूंगा। यदि लांग जियांग का सामना केवल जिमिन बोरोग से होता तो निश्चित रूप से वह उसे ऐसे ठुकरा सकती थी जैसे वह अस्तित्व में ही न हो। हालांकि वह इस समय 11 अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के गहन चिकित्सकों का सामना कर रही थी। यह सोचना एक सपना था कि वह किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड को अपने पास रख पाएगी। इसीलिए यहाँ सबसे तार्किक बात यह थी कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड को आत्मसमर्पण कर दिया जाए। यह उसका एकमात्र विकल्प भी था। हालांकि लोंग जियांग की प्रतिक्रिया युनचे की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। पहले आओ पहले पाओ एक बुनियादी नियम है जिसे 3 साल का बच्चा भी जानता है। मुझे आप लोगों के साथ व्यापार करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मेरे रास्ते से हट जाओ। यह आत्महत्या है, युनचे ने मन ही मन सोचा। अपनी पृष्ठभूमि और प्रतिभा के बावजूद वह आश्चर्यजनक रूप से मूर्ख थी। शायद वह उस हेवन ब्रेकर डिवाइन डॉटर की तरह ही एक श्वेत पत्र है। ज़िमेन बोरोव का स्वर गहरा हो गया जब उसने एक हाथ उठाया। कृपया मुझे किसी कठिन स्थिति में न डालें, आदरणीय ड्रैगन। क्या यही आपका उत्तर है? लांग जियांग की प्रतिक्रिया और लहजा वास्तव में ज़िमेन बोरोव की तुलना में अधिक गहरा था। हम ड्रैगन ने जो दावा किया है उसे चुराने की हिम्मत तुमने की। युनचे ने हताश होकर कहा, अब उसके इससे बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं है। अधिकांश परिस्थितियों में ड्रैगन को सामने लाना एक उत्कृष्ट डराने धमकाने का साधन था, लेकिन अभी और यहीं उन्हें डराना भूल जाए, ये केवल उन्हें कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेगा। और उन्होंने ऐसा किया। झाई केक्सी, ज़िमेन बोरोव, वान लेई, हेलियन जूएट सभी 4 अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के गहन चिकित्सकों ने एक दूसरे को एक स्वर में देखा। झाई केक्सी ने सुझाव दिया, हम इसे 4 तरीकों से विभाजित करेंगे, न अधिक न कम। बहुत खूब, वान लेई ने सिर हिलाया। क्या आपको यकीन है कि खजाना समान रूप से विभाजित हो जाएगा? हेलियन जू स्पष्ट रूप से झिझक रहे थे। बेशक, ज़िमेन बोरोव के चेहरे पर अब मित्रता का एक टुकड़ा भी नहीं था। अब से हम एक ही रस्सी से बंधे टिड्डे हैं। अगर उसकी मौत ड्रैगन तक लीक हो गई तो हम सभी को नुकसान होगा। यहाँ कोई भी इतना मूर्ख नहीं है कि थोड़े बड़े हिस्से पर यह जोखिम उठाए। हेलियन जूए ने तुरंत आराम किया। 1/4 अभी भी हेलियन कुनलुन को उस समय जो मिला था उससे कहीं अधिक था, और कौन आधा भगवान नहीं बनना चाहता था। क्या तुम्हें यकीन है? लोंग जियांग की आवाज सर्दियों की तरह ठंडी हो गई। आप ये सोचकर पागल हो गए होंगे कि आप हम ड्रैगन को नाराज कर सकते हैं। हे, ज़िमेन बोरोव ने धीमी हंसी निकाली। अगर यह किलिन देव क्षेत्र के बाहर होता तो हम हिम्मत नहीं करते, लेकिन यहाँ तुम्हारी मौत का पता किसी को नहीं चलेगा। वे सुनेंगे कि आप किलिन देव क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं में नष्ट हो गए हैं, जो एक गुप्त क्षेत्र है जिसे स्वयं अथाह सम्राट ने बनाया था।
आपके जैसे लोग भले ही मजबूत हों, लेकिन क्या वे उसे चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं? इसके अलावा उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई। हमारे पास इस बात की गवाही देने के लिए एक एबिसल नाइट है। किलिन देव क्षेत्र में बाकी सभी लोग भी इसी बात की गवाही देंगे। लॉन्ग जियांग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड युक्त स्थानिक गहन कलाकृति को दूर रख दिया। एक बार फिर उसके कार्यों ने युन चे को आश्चर्यचकित और भ्रमित कर दिया। अब भी उसकी किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड को छोड़ने की कोई योजना नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वस्तु उसके अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। क्या किलिन अस्थि आत्मा ऑर्किड वास्तव में किलिन देव क्षेत्र में प्रवेश करने का उसका कारण है? चलो पीछे हटे भाई युन। मो कैंगेंग ने युन चे की बाह पकड़ ली और धीरे से उसे पीछे की ओर खींच लिया। हालांकि उसकी चेतावनी ने वास्तव में सभी को याद दिला दिया कि लॉन्ग जियांग के अलावा यहां अभी भी एक और बाहरी व्यक्ति था। अनगिनत निगाहें और आभाएं तुरंत युन चे पर केंद्रित हो गईं। एक, हेलियन कुनलुन का जिक्र करते हुए, वह पहला व्यक्ति जिसने पहला किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड प्राप्त किया और आज भी जीवित है। 2, इसका मतलब वही है क्योंकि हम सब एक ही नाव पर सवार हैं। युन चे को इसकी उम्मीद थी। घबराने की बजाय उसके होंठ उपहासपूर्ण मुस्कान में बदल गए। क्या गलत है? क्या आप लांग जियांग के किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड लेने के बाद मुझे चुप कराने की योजना बना रहे हैं? हा, बिल्कुल नहीं। हेलियन जुए ने जल्दी से समझाया, भतीजे यून, किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड अधिकांश लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन किलिन एबिस क्षेत्र के लिए ये कुछ ऐसा है जो हमारे भविष्य को बदल सकता है। इसलिए कृपया बाहरी दुनिया से इसका जिक्र न करें। युन चे सिर्फ किलिन उपासना गठबंधन, बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय का बाहरी व्यक्ति नहीं था। एक तरह से वे दुश्मन थे। हालांकि हेलियन जुए वहां नहीं थे। युन चे की सामान्य ज्ञान को चकनाचूर करने वाली शक्ति को देखने और यह विश्वास करने के बाद कि वह ये सब हेलियन लिंगझू के लिए कर रहा था, उसने युन चे को एक बड़ी जान के रूप में देखा जिससे उसे हर कीमत पर चिपके रहना चाहिए। किलिन देव क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी उन्होंने ये सोचना कभी बंद नहीं किया कि हेलियन साम्राज्य को स्वर्ग तक ले जाने के लिए युन चे का उपयोग कैसे किया जाए। यही कारण था कि युन चे को जरा भी घबराहट नहीं हुई। इस स्तर पर चारों गुट अपने निर्णय को अंत तक ही समझ सके। वे अपने नवगठित गठबंधन की स्थापना के तुरंत बाद उसे अस्थिर करने का जोखिम भी नहीं उठा सकते थे। जब तक हेलियन साम्राज्य युन चे को मारने के लिए तैयार नहीं था, तब तक अन्य 3 गुट चाहकर भी उसे छू नहीं सकते थे। युन चे ने धीरे से कहा, मुझे किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये सामान्य ज्ञान है कि एक कमजोर व्यक्ति के रूप में धन रखना एक अपराध है, और जंगल का कानून इस दुनिया में सर्वोच्च है। मेरी राय में यह मामला चर्चा के लायक भी नहीं है। हालांकि चूंकि आप लिंगझू के पिता हैं, मुझे लगता है कि मैं खुद को और अधिक समझा सकता हूं। मुझे इसकी परवाह नहीं कि इस मामले में कौन जिएगा या कौन मरेगा, लेकिन मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे लिंगझू को नुकसान पहुंचे। इस मामले का लिंगझू से कोई लेना देना नहीं है, निश्चित रूप से, लेकिन मैं किसी की पीठ पीछे बात करने से और भी अधिक घृणा करता हूं। उसने नाक भान सिकुड़ी। इसके अलावा मुझे लगता है कि अब मैं भी साजिश का हिस्सा हूं, हालांकि मैंने तो बस किनारे से ही यह सब देखा था। क्या अब आप निश्चिंत हो सकते हैं, सम्राट? ऐसा लग रहा था जैसे वह हेलियन जुए को जवाब दे रहा था, लेकिन वास्तव में वह 2 संप्रदायों और एक गठबंधन से बात कर रहा था। जब हेलियन ने युन चे को लिंगझू को सीधे उसके नाम से संबोधित करते हुए सुना तो वह सचमुच हंस पड़ा। शुद्ध प्रसन्नता के कारण उसका चेहरा मक्खन की तरह पिघल रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे और लिंगझू के रिश्ते से अवगत हूं, भतीजे युन। मैं लंबे समय से भतीजे युन को हेलियन साम्राज्य के आधे नागरिक के रूप में भी देखता रहा हूं, इसलिए निश्चित रूप से मुझे आप पर भरोसा है। फिर वह पलटा और लॉन्ग जियांग पर कठोरता से चिल्लाया, अब किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड को आत्मसमर्पण करो, लॉन्ग जियांग। हमने आपको पहले ही मौका दे दिया है और अब आपके पास केवल 2 विकल्प बचे हैं। यदि आप किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड को सौंप देते हैं तो हम वादा करते हैं कि आपकी लाश को अपवित्र नहीं किया जाएगा। यदि नहीं तो मुझ पर विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि जब ये खत्म हो जाएगा तो जो होगा वह आपको पसंद नहीं आएगा। बाहरी व्यक्ति अब एक अंदरूनी व्यक्ति था
और अप्रत्याशित चर एक सह षड्यंत्रकारी बन गया था। इस तथ्य को जोड़े कि युन चे ने घोषणा की कि उनकी पीठ पीछे बात करना उसके नीचे था, जो मौत की धमकी के तहत किए जा सकने वाले किसी भी वादे से कहीं अधिक ठोस लग रहा था। हर किसी का ध्यान एक बार फिर लोंगजियान की ओर आकर्षित हुआ। प्रथम राजकुमारी का इस तरह उपयोग करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, भाई मो। मैं बाद में आपसे उचित माफी मांगूंगा, युन चे ने एक ध्वनि प्रसारण भेजा। हालांकि मो कैंगेंग नाखुश नहीं दिखे। वास्तव में उसने युन चे को सम्मानजनक नजर से देखा और कहा, चिंता मत करो, मैंने कोई बुरा नहीं माना है। मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति रिश्तों और कैमराडी को उतना ही महत्व देता है जितना आप देते हैं, वह लिंगजू को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। वास्तव में मैं इस बात से प्रभावित हूं कि आप कितनी आसानी से दो संप्रदायों और एक गठबंधन को शांत करने में कामयाब रहे। हालांकि मुझे ये स्वीकार करना होगा कि इस तरह के कृत्य में भाग लेने का विचार मुझे घृणास्पद लगता है। युन चे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं समझता हूं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ये हर किसी द्वारा पहने जाने वाले मुखौटे के पीछे का बदसूरत सच है। वास्तव में मेरा मानना है कि आपको लोंगजियान की गलती से सीखना चाहिए और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से रोकना सीखना चाहिए। मो कैंगेंग कुछ समय तक कुछ नहीं कह सके। घृणित अभिशाप। ड्रैगन की गहन ऊर्जा लोंगजियान की हथेली के बीच एकत्रित हुई। वह 11 अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के गहन चिकित्सकों का सामना कर रही थी, इसलिए वह कुछ समय से अपनी आभा नहीं छिपा रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम जैसे लोग मुझे मारने के लायक हैं? उसकी प्रतिक्रिया संक्षिप्त और सरल थी, लेकिन यह इतने भारी दबाव से भरी थी कि किलिन रसातल क्षेत्र के राजा भी इससे भयभीत महसूस कर रहे थे। वान लेई ने व्यंग्य किया, मैंने सुना है कि ड्रैगन का अभिमान उन्हें किसी भी जीवित प्राणी के सामने घुटने टेकने से रोकता है, लेकिन मेरी राय में यह मूर्खता का एक रूप है। कहने को और कुछ नहीं है। जिमेन बोरोव की आंखें रक्तपिपासा से टिमटिमा रही थीं। चलो उसे मार डालें। गठबंधन मास्टर ने जैसे ही मार डालो शब्द कहा, उसने हमला कर दिया। वह व्यक्ति सामान्य रूप से शांत और सौम्य दिख सकता है, लेकिन वह किलिन उपासना गठबंधन के तीव्र उत्थान के पीछे का व्यक्ति था और उसकी महत्वाकांक्षा हेलियन साम्राज्य को प्रतिस्थापित करना था। स्वाभाविक रूप से वह एक साधारण आदमी नहीं हो सकता था। वास्तव में उनकी निर्दयता और निर्णायकता किलिन रसातल क्षेत्र में सभी से अधिक थी। एक भयानक बल क्षेत्र जो ऐसा महसूस कराता था जैसे उससे लाखों हिमस्खलन फूट पड़े हों। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि उसके मुख्य हॉलमास्टर को भी रास्ते से हटा दिया गया। फिर उसने अपनी हथेली सीधे लोंगजियान के दिल की ओर बढ़ा दी। लोंगजियान ने अपना हाथ उठाया और एक हल्के सफेद पंजे की छाया को बुलाया। वह सिर्फ 8वें स्तर की दिव्य गुरु थी, और फिर भी वह वास्तव में हाफ सटेप दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता के पूर्ण शक्ति वाले हमले को सीधे रोकने की योजना बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। जिमेन बोरोव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी शक्ति बढ़ा ली, जिससे उसकी बाह के चारों ओर की बोल्डर ऊर्जा कुछ और मोटी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही वार में उसके धड़ पर मुक्का मारने की योजना बना रहा था। यही वह क्षण था जब जिमेन बोरोव अचानक सफेद पड़ गया। जब पीला सफेद पंजा उसकी हथेली से कुछ इंच की दूरी पर था, तो उसकी शक्ति अचानक काफी बढ़ गई। वह 8 स्तरीय दिव्य गुरु नहीं थी। वह एक जोरदार धमाका हुआ, रेत हर जगह उड़ने लगी और कानों में एक भयंकर गर्जना गूंजने लगी। लोंगजियान पीछे की ओर पलटी और 1 या 2 सेकंड बाद ही उसने खुद को पकड़ लिया, लेकिन जिमेन बोरोव कम से कम 1 दर्जन बार चक्कर लगाता रहा, इससे पहले कि वह अंततः रुक जाता। जब उसने अंततः एक बार फिर खुद को सीधा किया, तो उसकी बाह पर गहरा प्रकाश पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसकी पूरी बाह में इतना दर्द हो रहा था कि आप विश्वास नहीं कर सकते थे। अब भी वह पत्ते की तरह कांप रहा था। आधा कदम दिव्य विलुप्ति क्षेत्र। हर जगह सदमे की चीखें गूंज उठीं। युन चे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो इससे आश्चर्यचकित नहीं थे। मुझे ये पता था। वह अपनी गहन ऊर्जा को दबाने के लिए एक छिपी हुई गहन कलाकृति का उपयोग कर रही थी, लेकिन इसका यह भी अर्थ है कि वह एक ड्रैगन थी जो 90 वर्षों में अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र तक पहुंच गई थी। युन चे को अभी तक रसातल के ड्रैगन की पूरी समझ नहीं थी,
लेकिन जहां तक वह बता सकता था उसकी प्रतिभा लगभग असंभव थी। शुई मेयन, हुओ पोंग, जून जिलेई और अन्य लोग ईश्वरीय क्षेत्र में सबसे प्रतिभाशाली लोग थे, और यहाँ तक कि वे भी 3000 वर्षों तक अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में साधना करने के बाद केवल अंतिम चरण के दिव्य गुरु थे। जबकि हर कोई स्तब्ध था, लॉन्ग जियांग ने दक्षिण पश्चिम कोने की ओर बढ़ने का अवसर भुनाया। जबकि वह अपने मानव समकक्ष की तुलना में बिल्कुल मजबूत थी, लॉन्ग जियांग इतनी मूर्ख नहीं थी कि यह सोचे कि वह अकेले 11 हाफ स्टेप डिवाइन एक्सटिंक्शन रियल्म के गहन चिकित्सकों के खिलाफ लड़ सकती है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कु जियान, एक शीर्ष दिव्य मास्टर, भी मौजूद था। ये सामग्री novelfulbook.com की है। यदि आप इस सामग्री को पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfulbook.com पर जाएं। प्रति घंटे सबसे तेज अपडेट। उसके बचने का एकमात्र मौका किलिन देव क्षेत्र से बाहर निकलना था। दुर्भाग्यवश वह केवल 3 किलोमीटर ही उड़ पाई थी कि अचानक जमीन की ओर डूब गई, जैसे उस पर लाखों पहाड़ों का दबाव हो रहा हो। उसकी उड़ान की गति भी काफी कम हो गई थी, यहाँ तक कि वह एक ड्रैगन भी 11 अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के गहन अभ्यासियों के संयुक्त दबाव का विरोध नहीं कर सकी। जब ये सब हो रहा था, बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय के 3 बुजुर्ग उसके पास पहुंचे और लॉन्ग जियांग पर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। जवाब में लॉन्ग जियांग ने पलटकर एक भयावह आकृति प्रकट की जो हजारों मीटर ऊंची थी। उसने आकाश की ओर देखा और ऐसी दहाड़ लगाई जो आकाश को ही नष्ट करने में सक्षम लग रही थी। दहाड़। उसी समय अचानक सभी लोग रुक गए। उनकी पुतलियां सफेद हो गईं और एक आत्मा भेदी भय ने उन्हें बुरी पकड़ की तरह जकड़ लिया। विशेष रूप से 3 बुजुर्गों ने अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो दिया और जमीन की ओर गिर गए। मो कैंगेन भी आकाश से गिर गया क्योंकि उसने कांपते हुए अपने दिल पर हाथ दबाया। उसे वास्तव में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा और उसके आंतरिक अंग टूटने वाले थे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे भी जम गया, लेकिन एक अलग कारण से। सभी ड्रैगन देवताओं के पास एक अनोखी दहाड़ थी जो कुछ समय के लिए सभी प्राणियों, आत्माओं को अचेत कर सकती थी। ड्रैगन गॉड सोल जितना मजबूत और शुद्ध होगा, प्रभाव उतना ही अधिक होगा। लेकिन क्यों? सुदूर पश्चिम में भ्रमित 4 समूह, जो अभी भी अपने नेताओं के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, भी उस गर्जना से स्तब्ध रह गए, जो कहीं से भी प्रकट हुई प्रतीत हो रही थी। क्या अभी क्या हुआ? वे डर और सदमे में चिल्ला उठे। हालांकि उनके नेताओं के सख्त आदेशों ने उन्हें दहाड़ की जांच करने से रोक दिया। भावपूर्ण दहाड़ बहुत प्रभावी थी, लेकिन यह अभी भी लांग जियांग को अपने दुश्मनों से बचने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह दसियों किलोमीटर उड़ चुकी थी जब भयानक दबाव ने उसे एक बार फिर जमीन की ओर धकेल दिया और पागल दहाड़े और शक्ति का विस्फोट पीछे से उसके पास आया। उसके बाईं और दाईं ओर की रेत अविश्वसनीय गति से कट गई। बहुत समय नहीं बीता था कि एक अजीब घटना ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और उसके रास्ते के ठीक सामने बाधा उत्पन्न कर दी। तभी 2 आदमी रेत से बाहर निकले और पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। ये थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय का रेत से बच निकलना था। गड़गड़ाहट। यदि यह आमने सामने की बात होती तो वह किसी भी व्यक्ति पर आसानी से हावी हो सकती थी। हालांकि वह संयुक्त शक्ति या 2 अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के गहन अभ्यासी को अवरुद्ध नहीं कर सकी। लॉन्ग जियांग को एक पल में कुछ किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। उसके पीछे हिलिन जुए और वान लेई इस पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसके हृदय के पिछले भाग में ऊर्जा का विस्फोट कर दिया। चूंकि लांग जियांग ने अभी तक खुद को नहीं पकड़ा था, इसलिए वह अपनी पीठ को बचाने के लिए केवल एक क्रूर छायाचित्र ही बुला सकती थी। बूम। अच्छी खबर यह थी कि ड्रैगन की हड्डियां बेहद सख्त थीं। एक सम्राट और एक संप्रदाय के स्वामी की संयुक्त शक्ति भी उसकी हड्डियों को नहीं तोड़ सकती थी। जब लॉन्ग जियांग हवा में उछल रही थी तो उसने जबरदस्ती खुद को पकड़ लिया और एक हल्के सफेद रंग का पंजा प्रकट किया जो एक पल में पहाड़ के आकार का हो गया। फिर उसने इसे अपने 4 हमलावरों पर गिरा दिया। वे सभी नीचे रेत में पटक दिए गए। हालांकि जैसे ही उसने जवाबी हमला किया, ज़मीन बोरोन और झाई केक्सी आ पहुंचे। सिर से पैर तक पत्थरों की ऊर्जा से ढके हुए, वे गिरते हुए उल्कापिंड की तरह उससे टकराए। बूम बूम।
लॉन्ग जियान को एक बार फिर उड़ान भरने के लिए भेजा गया। उसके चेहरे को ढकने वाला भूरा सफेद वस्त्र तेजी से खून से सना हुआ था। इस बीच मो कैंगेंग ने अंततः अपनी बुद्धि वापस पा ली थी। अपने कांपने को नजरअंदाज करने और अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए खुद को मजबूर करते हुए उसने ऊपर देखा और देखा कि युनचे अभी भी हवा में तैर रहा था और एक निश्चित दिशा में खाली घूर रहा था। वह युनचे के पास गया और पूछा, क्या आप ठीक हैं, भाई युन? लेकिन युनचे ने उसके रोने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भाई युन, मो कैंगेंग ने आगे बढ़कर अपनी आंखों के सामने हाथ हिलाया। युनचे पीछे मुड़ा और उसे जबरदस्ती मुस्कुराया। मैं ठीक हूं। वह क्रूर दहाड़ जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक आश्चर्यजनक थी। क्या हो रहा है? मुझे इससे परिचितता का एहसास क्यों होता है? मैंने इस ड्रैगन आत्मा को पहले कहाँ महसूस किया है? मैं अवश्य ही गलत हूँ। मैं अभी रसातल में पहुंचा हूं और लांग जियांग पहला ड्रैगन है जिससे मेरी मुलाकात हुई है। और फिर भी, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों ड्रैगन भगवान की वंशावली और आत्मा को साझा करते हैं? लेकिन पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के ड्रैगन देवताओं के खिलाफ जाते समय मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया, तो क्यों? वह दहाड़ काफी डरावनी है। मो कैंगेंग ने सहमति में सिर हिलाया। ये सोचना कि ची ड्रैगन की ड्रैगन आत्मा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि मुझे याद दिला सके। वह अचानक सफेद पड़ गया और लांग जियांग की ओर देखने लगा। एक क्षण रुको, क्या उसने ची ड्रैगन होने के बारे में झूठ बोला था? क्या वह सचमुच? एक गड़गड़ाहट, एक गगनभेदी गर्जना आकाश में गूंज उठी। ये लगभग इतना तेज था कि उनके कान के पर्दे फट गए। 7 अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र की ऊर्जाएं लांग जियांग की कमजोर छवि पर टूट पड़ी थीं। बाद में एक विनाशकारी और चट्टानी विस्फोट हुआ। एक शोकपूर्ण चीख हवा में फूट पड़ी और वह सफेद छाया जो इस पूरे समय लॉन्ग जियांग की रक्षा कर रही थी, बिखर गई। हमले ने उसकी अंतिम सुरक्षात्मक ऊर्जा को भी नष्ट कर दिया। उसके होठों से खून का एक मोटा स्तंभ फूट पड़ा। यहां तक कि जिस मोटे कपड़े में उसने खुद को लपेटा था वह भी प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह बहुत दूर फेंक दी गई, इससे पहले कि वह तेज रेत से टकराती और टम्बलवीड की तरह लुढ़क जाती। इससे संबंधित बात यह थी कि तेज रेत अब डूब नहीं रही थी। यदि केवल एक ही दुश्मन होता तो वह उन्हें दंड से मुक्ति के साथ कुचल सकती थी। यदि 3 दुश्मन थे तो उसके भागने की 100% संभावना थी। यदि 5 होते तो भी वह निकास तक पहुंचने तक टिक सकती थी। लेकिन 11 टुकड़ा, उसका ग्रे सफेद वस्त्र टूटकर शुद्ध सफेद ब्रोकेड प्रकट हुआ। हवा का एक झोंका चला और उसके चेहरे को ढकने वाला कपड़ा भी टुकड़ों में बिखर गया। उसके बाल हवा में बेतहाशा उछल रहे थे और अंततः उसका असली चेहरा सामने आ गया। यहाँ वहाँ बहुत सारी सांसें फूट पड़ी। हेलियन जुए, जो सबसे करीबी हमलावर था, इतना हैरान था कि उसने वास्तव में एक कदम पीछे ले लिया। उसका चेहरा इतना बदसूरत था कि लोगों को बुरे सपने आ सकते थे। उसकी त्वचा बर्फ की तरह पीली और जैद की तरह चमकदार थी और वह शायद एक खूबसूरत सुंदरता होती अगर उसका चेहरा काले क्रॉस से खराब नहीं होता। एक रेखा उसके माथे के बाईं ओर से उसके जबड़े के दाईं ओर तक फैली हुई थी और दूसरी उसके माथे के दाईं ओर से उसके जबड़े के बाईं ओर तक फैली हुई थी। वे 1 इंच चौड़े थे और सीधी रेखाएं भी नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर गहरे काले रंग के सेंटीपीडों का एक जोड़ा लेटा हुआ था। उसकी दूधिया चमकदार त्वचा ने इसे और भी बदतर बना दिया। लॉन्ग जियांग ने धीरे से अपना सिर उठाया। इससे सभी को उसके बदसूरत निशानों का स्पष्ट रूप देखने को मिला। उसके होठों से खून की एक निरंतर धारा नीचे पीली रेत पर टपक रही थी। युनचे जहां था वहां से उसके चेहरे का केवल एक ही हिस्सा देख पा रहा था, लेकिन फिर भी काले निशान इतने चौंकाने वाले थे कि उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। एक अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र ड्रैगन एक साधारण घाव से आसानी से उबर सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से अथाह धूल द्वारा छोड़ा गया घाव हटाने योग्य नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने खुद को ऐसे ढक लिया जैसे उसे खुद पर शर्म आ रही हो, हेलियन जुए ने आगे बढ़ते हुए कहा। जाहिर है वह शर्मिंदा और क्रोधित था कि उसके चेहरे ने उसे डरा दिया था। वान लेई ने टिप्पणी की, ये पहली बार है जब मैंने एक ड्रैगन देखा है जिसका चेहरा अन्य सभी क्षेत्रों से पहले नष्ट हो गया है। कितना अजीब।
वह ची ड्रैगन नहीं है। ज़िमेन बोरोग अचानक बोला, वह एक पैट्रिक ड्रैगन है। हालांकि हर किसी को कमोबेश इसका पता चल गया था जब उन्होंने पहले की उस भयानक कठोर दहाड़ को सुना था। ज़िमेन बोरोग के शब्दों के कारण अभी भी उनका रंग काफी गहरा हो गया था। ची ड्रैगन और पैट्रिक ड्रैगन दोनों ड्रैगन थे, लेकिन उनके बीच का अंतर रात और दिन जैसा था। पैट्रिक ड्रैगन एक सर्वोच्च ड्रैगन था जिसे ड्रैगन भगवान का खून विरासत में मिला था। वे भगवान के 6 राज्यों के अलावा एकमात्र जाति भी थे जिन्हें शुद्ध भूमि मीट में भाग लेने की अनुमति थी। रसातल में हर कोई पैट्रिक ड्रैगन की ताकत के बारे में जानता था। वे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से भी अवगत थे, खराब प्रजनन क्षमता। परिणामस्वरूप पैट्रिक ड्रैगन की आबादी, इसे हल्के ढंग से कहें तो, बहुत कम थी। कहा जाता है कि दुनिया में उनमें से 10 से भी कम बचे थे। बेशक इसका मतलब ये भी था कि हर पैट्रिक ड्रैगन के नष्ट होने से न केवल पैट्रिक ड्रैगन बल्कि पूरी ड्रैगन जाति हिल जाएगी। ये ची ड्रैगन को खोने से बिल्कुल अलग था। हे, लॉन्ग जियांग धीरे से अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसके आधे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं एक पैट्रिक ड्रैगन हूं, तो तुम्हें मुझे मारने के परिणामों का एहसास है ना? अगर मैं यहीं मर जाऊं, किलिन रसातल क्षेत्र मेरे साथ मर जाए। अब पीछे हट जाओ, और मैं अभी भी ये दिखावा कर सकता हूं कि कुछ भी नहीं हुआ था। वो एक समझौते की पेशकश कर रही थी, लेकिन निश्चित रूप से यह इन चालाक बूढ़ी लोमड़ियों को प्रभावित नहीं करेगा। आखिरकार वे उस बिंदु से बहुत आगे निकल चुके थे जहां से वापसी संभव नहीं थी, और उसे रिहा करने से उन पर ड्रैगन देवताओं का क्रोध आ जाएगा। यदि उन्होंने अब उसे मार डाला और उसकी मौत के लिए किलिन देव क्षेत्र को दोषी ठहराया, तो ड्रैगन देवताओं को एक अथाह शूरवीर की गवाही और इस तथ्य के साथ कि किलिन देव क्षेत्र अथाह सम्राट की ओर से एक उपहार था, दंड से मुक्त होकर संप्रदायों और परिवारों का सफाया शुरू नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम स्थिति में कुछ भी नहीं होगा और वे अपनी इच्छाओं की वस्तु प्राप्त कर लेंगे। यद्यपि अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में दिव्य विलुप्ति शब्द थे, फिर भी यह वास्तव में चरम दिव्य मास्टर क्षेत्र था। बात बस इतनी सी थी कि इतने सारे लोग यहां रुक गए और अगले क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ हो गए, जिससे इस झूठे क्षेत्र का जन्म हुआ। इसका एकमात्र उद्देश्य उन लोगों को सांत्वना देना था जो दिव्य मास्टर क्षेत्र के पूर्ण शिखर तक पहुंच गए थे, लेकिन कभी भी आधे भगवान क्षेत्र तक नहीं पहुंच सके। अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति शब्द चिल्लाने से उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे वास्तव में दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इस नकली क्षेत्र के अस्तित्व से पता चलता है कि दिव्य गुरु आधे देवता बनने की कितनी इच्छा रखते थे, इतना कि नाम ड्रैगन गॉड भी उन्हें रोक नहीं सका। आप चाहते हैं कि हम पीछे हट जाएं? हा, ऐसा लगता है कि आपको अभी तक अपनी स्थिति समझ में नहीं आई है। ज़िमेन बोरोग मुस्कुराया और मौके पर ही उस पर हमला कर दिया। एक सफेद रोशनी चमकी और लॉन्ग जियांग के पास मौजूद एक सुरक्षात्मक गहन कलाकृति चमक उठी। हालांकि ये केवल एक व्यक्ति के हमले को रोकने के लिए ही पर्याप्त शक्तिशाली था। किलिन वर्शिप एलायंस के मुख्य हॉलमास्टर ने ज़िमेन बोरोग के ठीक बाद अपना हमला शुरू कर दिया। चट्टान का एक स्तंभ लॉन्ग जियांग के कंधे पर सीधा लगा। लॉन्ग जियांग की सुरक्षात्मक ऊर्जा पहले से ही कमजोर थी, इसलिए चट्टान के स्तंभ ने आसानी से उसका बायां हाथ तोड़ दिया। ये गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। पीछे की ओर झाई केक्सी और 3 बोल्डर गहन संप्रदाय के गहन अभ्यासी भी आगे बढ़े। हालांकि लॉन्ग जियांग गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उनमें से एक भी पीछे नहीं हटा। उनकी शक्ति के विस्फोट के नीचे रेत का समुद्र एक पल में 10 मीटर नीचे चला गया। लॉन्ग जियांग ने मुश्किल से अपना दाहिना हाथ उठाया। इस क्रूर आकृति की दहाड़ भाग्यवादी दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। गड़गड़ाहट। लॉन्ग जियांग से 10 किलोमीटर पीछे की रेत एक पल में साफ हो गई और पीछे केवल एक खाली वैक्यूम रह गया। वह केवल 1 सेकंड के अंश तक ही टिक पाए, इससे पहले कि सिलहूट टूट गया और वह धूल के कण की तरह बह गई। इसके तुरंत बाद 1000 ब्लेड संप्रदाय के प्रखर अभ्यासी प्रकट हुए और उन्होंने 3 चट्टानी स्तंभ उड़ाकर उनकी ओर भेजे। जब वे उसके करीब पहुंचे तो वे पत्थर के भालों में बदल गए और बिना किसी प्रतिरोध के उसे तिरछा कर दिया। हड्डियां टूट गईं और खून की बौछार होने लगी। उफ! युन चे अचानक झुक गया और अपना दिल पकड़ लिया। भाई युन, क्या गलत है? मो कैंगयिंग ने जल्दी से पूछा।
हालांकि युन चे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी छाती को कसकर दबाता रहा। क्या हो रहा है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल किसी चीज से छेदा जा रहा है। धमाका। लांग जियांग एक बार फिर रेत के समुद्र से टकराया। उसने अपने पैरों पर वापस खड़े होने की कोशिश की, लेकिन एक हाथ से खुद को ऊपर धकेलने के बाद ही वह गिर पड़ी। उसके फटे हुए वस्त्र और ब्रोकेड को तेजी से लाल क्रूर खून से रंगा जा रहा था। जिमेन बोरोंग, वान लेई, झाई केक्सी और हेलियन जुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। हालांकि इस बार कोई भी उस पर हमला करने के लिए दौड़ नहीं रहा था। वास्तव में वे उस पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहे थे। लॉन्ग जियांग इतनी बुरी तरह घायल हो गया कि एक पैट्रिक ड्रैगन भी दूसरा संघर्ष नहीं कर सका। भागने के बारे में क्या? ये तो असंभव ही था। चूंकि शिकार उनकी पकड़ में आ गया था, इसलिए उनका तर्क उनकी इच्छाओं पर हावी होने लगा था। अंतिम झटका कौन देगा? ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कोई भी वह व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। एलायंस मास्टर जिमेन झाई केक्सी ने सबसे पहले बात की। आप ही हैं जिन्होंने लॉन्ग जियांग को भर्ती किया था। तुम्हें ही उससे निपटना चाहिए। ये सही है, वान लेई ने सहमति जताते हुए कहा। यदि आपका किलिन उपासना गठबंधन न होता तो हमें किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड बहुत पहले ही मिल गया होता। हम भी इस संकट में नहीं होंगे। हाँ, क्या आपको नहीं लगता कि अब ऐसी बात कहना बचकाना है? जिमेन बोरोग ने बगल की ओर देखा। यह तय करना काफी आसान है कि लॉन्ग जियांग को कौन बाहर निकालेगा। जिसने सबसे कम काम किया है उसे मार देना चाहिए। हम सभी टिड्डे एक ही रस्सी से बंधे हैं, इसलिए हम सभी को समान मात्रा में काम करना चाहिए और समान मात्रा में जिम्मेदारी उठानी चाहिए। क्या मैं सही हूं, सम्राट हेलियन? अचानक हेलियन जुए कुछ कहने ही वाला था कि उसने वान लेई और झाई केक्सी को अपनी ओर देखते देखा। ये सच है, वान लेई ने सहमति जताते हुए कहा। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पीछा करने में कुछ योगदान दिया है। स्वाभाविक रूप से आपको ही अंतिम प्रहार करना चाहिए। यह उचित है। झाई केक्सी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। सम्राट हेलियन, मैं आखिरी हिट का सम्मान आप पर छोड़ता हूं। जब तीनों पक्ष एक ही राय के थे तो विरोध करने का कोई मतलब नहीं था। अपने दांत पीसते हुए हेलियन जुए ने अपने पीछे देखा और चिल्लाया, उसे मार डालो कुजियान। कुजियान को उसी क्षण पता चल गया था कि ऐसा होगा जब उसने एक गठबंधन स्वामी और दो संप्रदाय स्वामियों को हेलियन जुए पर दबाव डालते देखा था। पूरी तरह से आश्चर्यचकित हुए बिना उन्होंने शांति से कहा, जैसा आप आदेश देते हैं महामहिम। मो कैंगेंग ने मुंह फेर लिया और गहरी सांस ली। एक बार फिर मेरे मालिक को ही जिम्मेदारी उठानी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सब यहीं खत्म हो जाएगा। युन चे अभी भी चुप था। उसका दिल पहले की तरह ही बुरी तरह से दुख रहा था, लेकिन अब उसे एक अजीब सी जलन भी महसूस हो रही थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह खुद को शांत करने में असमर्थ था। क्या हो रहा है? आखिर क्या हो रहा है? कुजुआन एक पल में लॉन्ग जियांग के सामने प्रकट हुआ। अब तक उसका खून न केवल उसके कपड़ों को भिगो चुका था, बल्कि उसके नीचे की पीली रेत को भी भिगो चुका था। कुजियान ने ये जानते हुए दूसरी ओर देखा कि उसे उसकी आंखों से मिलने का कोई अधिकार नहीं है। वह बुदबुदाया, मैं महामहिम के आदेशों के विरुद्ध नहीं जा सकता। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। लांग जियांग ने धीरे से ऊपर देखा। कुजियान को लगा कि उसे कुछ अंतिम शब्द कहने हैं, इसलिए उसने उसे मारने की जल्दी नहीं की। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब वह बुदबुदाए। वह भोर की पहली रोशनी अराजकता की हवा को भगाता है और अजीब बादल को पोषित करता है। कुजुआन उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आत्मा का समुद्र ऐसे हिल गया जैसे उस पर लाखों बिजली के बोल्ट गिरे हों। लेखक का नोट, पैट्रिक ड्रैगन वे ड्रैगन हैं जिन्हें ड्रैगन भगवान का वंश विरासत में मिला है, लेकिन ड्रैगन भगवान सच्चे ड्रैगन भगवान की दिव्य उपाधि है, इसलिए उनके एबिसल वंशजों ने उनके नाम का उपयोग करने और उनका अनादर करने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले युन चे ने टिप्पणी की थी कि ड्रैगन गॉड क्षेत्र स्वयं को ड्रैगन गॉड कहना अविश्वसनीय रूप से अहंकारी और अपमानजनक है।